कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 और जिसका 5वां चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वैद्युत चालन, इसकी थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी थी और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे आज। इसका पहला न्यूमेरिकल है, उसने कहा है कि 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही बात होती है। तो आपको दिया है यहाँ पर, उसने कहा 15 मीटर लंबे तार की, तो तार की लंबाई है वो L बराबर दी है 15 मीटर, 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया है उसका, क्षेत्रफल A बराबर है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसका जो प्रतिरोध है 5 ओम है, R बराबर है 5 ओम। उसने पूछी है प्रतिरोधकता, रो बराबर होता है क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A, या रो बराबर R इंटू A/L। रो का मान निकालना हमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा रो बराबर R का मान दिया है 5, A का मान दिया है 6 × 10⁻⁷ बटे L का मान दिया है 15, 5 दिया 15, ये हो जाएगा रो बराबर 6/3 इंटू 10⁻⁷, 3 दूनी, और रो बराबर हो गया 2 × 10⁻⁷, और इसका मात्रक होगा ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा उसने कहा है कि एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? मान लेंगे हम, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। जब तार को खींचा जाता है तब लंबाई L डैश तथा क्षेत्रफल A डैश हो जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो तार की लंबाई है, किसी तार की लंबाई कम होगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो लंबाई कम होगी। ऐसे यहाँ पर उसने कहा कि तार की प्रारंभिक लंबाई L और क्षेत्रफल A है, तो जो तार का आयतन होगा वो क्षेत्रफल इंटू लंबाई होगा। जब तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई L डैश और क्षेत्रफल A डैश हो जाता है, यानी कि तार को खींचने पर उसकी लंबाई घट सकती है, बढ़ सकती है, क्षेत्रफल घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो आयतन होगा उसका प्रारंभिक आयतन है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और बाद में आयतन होगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि पहला क्षेत्रफल A, लंबाई L, बाद का क्षेत्रफल A डैश, और लंबाई कितनी है उसकी L डैश, यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम देखते हैं A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L। आपको दिया कि L डैश जो है वो NL, यानी कि प्रारंभिक लंबाई का n गुना है, तो ये हो जाएगा L डैश बटे L बराबर होगा n। लिख देंगे तब A बटे A डैश बराबर है L डैश बटे L, और इसका मान कितना हो गया n। लिखेंगे R बराबर वी नो दैट, अभी फॉर्मूला लगवाया था आपको, R बराबर रो इंटू L/A। प्रारंभिक प्रतिरोध R है, तो R बराबर रो इंटू प्रारंभिक लंबाई L और क्षेत्रफल A, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। जब तार को खींचा जाता है तब प्रतिरोध R डैश हो जाता है, तो तब जो है R डैश बराबर होगा रो इंटू L डैश बटे A डैश, इस समीकरण 2 डाल देंगे। समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2/1 करने पर 2/1 करेंगे तो R डैश बटे R बराबर रो इंटू L डैश बटे A डैश अपॉन रो इंटू L अपॉन A, रो से रो कैंसिल, A ऊपर पहुंच जाएगा, तो R डैश बटे R
एल डैश बटे ए डैश इंटू ए बटे एल, ये हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर एल डैश बटे एल इंटू ए बटे ए डैश। अभी आपको ये देख लेंगे हम, ए बटे ए डैश की वैल्यू भी एन है और एल डैश बटे एल की भी वैल्यू कितनी है एन, तो ये हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर एन इंटू एन और आर डैश बटे आर बराबर कितना हो गया एन स्क्वायर और आर डैश बराबर हो गया एन स्क्वायर आर। यानी कि जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले प्रतिरोध के जितनी लंबाई जितने गुना होगी उसके स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और फिर देख लेंगे। उसने कहा था कि कोई तार है जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध R है, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। हम देखते हैं कि जब तार को खींचा जाएगा उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल उसका कम हो जाएगा, लेकिन जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रारंभिक आयतन होगा उसका क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू प्रारंभिक लंबाई, और बाद में जब तार को खींचा जाता तो उसका आयतन हो जाएगा अंतिम बल खींचने के बाद क्षेत्रफल ए डैश और लंबाई कितनी थी उसकी एल डैश। हम देखेंगे ए डैश को ए के बटे में ले जाएंगे और एल को एल डैश के बटे में ले जाएंगे। उसने हमें दिया था कि जो लंबाई है वो प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो जाती है, यानी कि जो एल डैश है वो प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो गई है। एल को इसके बटे में ले जाएंगे, यानी कि एल डैश बटे एल की वैल्यू होगी n। जब यहाँ रखेंगे तो a बटे ए डैश बराबर है एल डैश बटे एल और उसकी वैल्यू कितनी है n है। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं हम, r बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। प्रारंभिक प्रतिरोध r बराबर रो इंटू प्रारंभिक लंबाई एल है, क्षेत्रफल a है। जब तार को खींचा जाता है तो मान लिया हमने उसका प्रतिरोध r डैश हो जाता है, तब फॉर्मूला हो जाएगा r डैश बराबर रो इंटू एल डैश बटे ए डैश। रो चेंज नहीं होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है जो चेंज नहीं होता है। समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे तो प्रूफ होने के बाद आ जाता है हमारा r डैश बराबर एन स्क्वायर आर। यानी कि अगर कहीं पर ये कहे कि किसी तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दें, प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करेंगे तो n का मान हो जाएगा 3, तब जो नया प्रतिरोध होगा वो 3 का स्क्वायर इंटू आर यानी कि 9r। जो लंबाई होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो जो अंतिम प्रतिरोध है वो आ जाता है। यानी कि कहीं पर ये कहेगा 3 गुनी है तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, 4 गुनी है तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, और लंबाई अगर 5 गुनी है तो प्रतिरोध 25 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आपको दिया है कि I बराबर दिया है 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के एम्पियर बनाएंगे तो 5 इंटू 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर प्रति मिनट। T बराबर दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। Q बराबर होता है IT और Q बराबर होता है NE, यानी कि ये हो जाएगा NE बराबर IT और N बराबर IT अपॉन E। I की वैल्यू रखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, T का मान रखेंगे 60 बटे E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। ऊपर हो गया 6 पंजे 30, N बराबर 30 2 0 ऐसे लगा लेंगे इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 10 की घात 19 ऊपर ले जाएंगे और नीचे बचेगा 16। यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 30 गुणा 10 की घात 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 10 की घात 19 बटे 16। 19 और 2 21, 21 में से 3 जाएंगी तो ये बचेंगी 18, यानी कि 30 बटे 16 इंटू 10 की घात 18। 16 से भाग कर देंगे, 16 कम 16, 14 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे 140 हो गया, 16 अट्ठे 128, फिर 12 बचेंगे 120 हो गया, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 180 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस तार में प्रति मिनट 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 1.875 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगाते हैं। चक्करों की जो संख्या है प्रति सेकंड वो n का मान है
n बराबर दिया है 6 गुणा 10 की घात 15, t बराबर है 1 सेकेंड। उसने धारा पूछी है, I बराबर होता है NE अपॉन टी, यानी कि Q बराबर NE, देख लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q बराबर NE और Q बराबर होता है IT, दोनों को बराबर रखेंगे यानी कि IT बराबर NE, तो ये हो जाएगा IT बराबर NE, तो I बराबर होगा NE अपॉन टी, जो यहाँ पर लिखा गया था। N का, E का और T का मान रख देंगे। N जो चक्करों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और T होता है समय। I बराबर N का मान है 6 गुणा 10 की घात 15 इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और T का मान है 1। 16 छन 96, 9.6 हो जाएगा इंटू 10 की घात माइनस के 4 बटे 1, या I बराबर हो गया 9.6 इंटू 10 की घात माइनस के 4 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, या फिर ये हो जाएगा I बराबर 0.96 मिली एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसका देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसने कहा कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी कि एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 गुणा 10 की घात 28 है। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है n बराबर 2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में इलेक्ट्रॉनों का जो अफवा वेग है, अफवा वेग को लिखते हैं VD से, वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व होता है J, धारा घनत्व J बराबर क्वेश्चन मार्क, J बराबर होता है I अपॉन A, I बराबर होता है NEAVD अपॉन A से A कैंसिल, तो J बराबर NEVD, आपको जब भी कराया था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है। यहाँ पर N का, E का और VD का मान रख देंगे तो तब हो जाएगा ये J बराबर, N का मान है 2 गुणा 10 की घात 28, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और VD है अनुगमन वेग, उसका मान है 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की घात 28 इंटू 19 और 2 कितनी हो गई 10 की घात 21, तो J बराबर होगा 3.2 इंटू 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसने कहा कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। आपको प्रारंभिक लंबाई दी है, प्रारंभिक लंबाई को लिखते हैं L से, यानी कि L बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। उसने कहा कि इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो L डैश बराबर होगा L प्लस L का 25%। L का मान है 20 प्लस 20 इंटू 25/100, 25 कम 25, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। L डैश बराबर हो गया 20 प्लस 5, यानी कि L डैश बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। जिस तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, 25% बढ़ाने के बाद उसकी लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर, तो L डैश बटे L का मान हो गया 25/20, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5/4, ये किसका मान हो गया N का, जो इससे पहला भी प्रूफ कराया था। फॉर्मूला होता है हमारा R डैश बराबर N स्क्वायर R, N का मान रखेंगे 5/4 का स्क्वायर इंटू R, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो R डैश बराबर हो गया 25/16 R। ये नया प्रतिरोध हो गया। उसने कहा है कि प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। पहला हम ये देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा R बराबर R डैश माइनस R, बाद वाले में से पहला वाला घटा लेंगे। R डैश का मान है 25/16 R माइनस के R, 16 कम 16
25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 9R/16 लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि होती है डेल्टा R/R इंटू 100। डेल्टा R का मान है 9R/16 बटे R इंटू 100। R से R कैंसिल तो 9 इंटू 100/16 हो जाएगा। 100 की 9 से गुणा करेंगे 900/16। अब भाग कर देंगे 16 पंजे 80, 10 बचेंगे 100 हो जाएंगे। 16 छंग 96 पॉइंट लगा लेंगे। 96 100 में से 96 जाएंगे 4 बचेंगे 40 और 16 दूनी 80, 16 पंजे 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। यानी कि जो तार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, खींचने के बाद उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें तो प्रतिरोध में जो है वो 56.25 की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। वाट होती है उसकी शक्ति, यानी कि P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर दिया है 220 वोल्ट। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध यानी कि एक तो R का मान ज्ञात करना है एवं उसमें प्रवाहित धारा यानी कि I का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि P बराबर होता है VI। P अपॉन V बराबर हो जाएगा I, यानी कि I बराबर P अपॉन V। P का मान रखेंगे 100 और B का मान रख देंगे 220। 0 से 0 कट जाएगा। I बराबर हो गया 100/22 एम्पियर। 2 से काटो 2 पंजे 10 और 2 से कट जाएगा 11 बार, यानी कि I बराबर हो जाएगा 5/11 एम्पियर। उसने उसका प्रतिरोध और पूछा है, लिख देंगे P बराबर होता है VI या P बराबर V इंटू V बराबर होता है I बराबर होता है V अपॉन R। R बराबर हो जाएगा V² अपॉन P। R बराबर V का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर और P का मान कितना है 100। 220 का स्क्वायर का मतलब होगा 220 इंटू 220/100। 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। 22 की 22 से गुणा करेंगे तो 484 ओम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। उसने कहा है कि 60 वाट और 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया एक बल्ब दिया है जिस पर लिखा है P बराबर बल्ब के लिए, यहाँ लिख देंगे बल्ब के लिए P बराबर दिया है 60 वाट और V बराबर दिया है 30 वोल्ट। ये जो बल्ब है इसे 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाना है, यानी कि अभी जो बल्ब की क्षमता है वो 60 वाट और 30 वोल्ट है। जब 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाएंगे तो 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इसके श्रेणी क्रम में यानी कि इस बल्ब का जो प्रतिरोध होगा उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ दें कि ये बल्ब जो है 90 वोल्ट सप्लाई पर जल जाए। अब P का मान दिया है, V का दिया है। P बराबर होता है VI या I बराबर होगा P अपॉन V। I बराबर P का मान है 60 और B का मान है 30। 30 दूनी 60। I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। ये जो बल्ब है इस बल्ब में जो करंट होगी वो 2 एम्पियर होगी। इसका प्रतिरोध निकाल देंगे। R बराबर होता है V² अपॉन P, यहाँ पर लगाया था अभी। R बराबर V² अपॉन P। V का मान है 30 का स्क्वायर और P का मान है 60, यानी कि R बराबर 30 इंटू 30/60। 30 कम 30 और 30 दूनी 60। 2 से कट जाएगा ये 15 बार, तो R बराबर हो गया 15 ओम। अब हम ये देखेंगे उसने ये कहा है कि 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ दें। मान लेंगे माना इस बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए
जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में R डैश प्रतिरोध जोड़ा जाता है। R डैश प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्योंकि सीरीज है तो जो करंट इस अकेले बल्ब में होगी वही जो प्रतिरोध जोड़ा गया उसमें भी वही करंट होगी, यानी कि I बराबर V/R होता है। V का मान है 90, पहला प्रतिरोध था R और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने उसके R डैश। I का मान है 2 एम्पियर, 2 रखेंगे 90 बटे R का मान है 15 और प्लस R डैश, 2 से कट जाएगा ये 45 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस R डैश बराबर 45 और R डैश बराबर 45 माइनस के 15 और R डैश बराबर हो गया 30 ओम। यानी कि वही कहता है कि जो एक बल्ब था जो 60 वाट और 30 वोल्ट का था, यानी कि उसकी शक्ति जो थी वो 60 वाट थी और वो 30 वोल्ट तक सहन कर सकता था। उस बल्ब में 2 एम्पियर की करंट होगी, उसका प्रतिरोध हो गया 15 ओम। वो कहता है कि इस बल्ब को हमें 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाना है, यानी कि अब क्षमता बढ़ा देगी उसकी। जब 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाना है तो उसके रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने पूछा है कि जिस बल्ब की क्षमता 60 वाट और 30 वोल्ट पर जल रहा था तो 90 वोल्ट पर जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और जोड़ दें। तो यह है कि श्रेणी क्रम में अगर जलाना है 90 वोल्ट सप्लाई पर इस बल्ब को तो उसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ा जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसने कहा एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। आपको दिया है बल्ब के लिए P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर दिया है 220 वोल्ट। R बराबर होगा बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो V²/P। R बराबर B का मान है 220 का स्क्वायर बटे P का मान है 100। R बराबर हो गया 220 इंटू 220 बटे 100। इस 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म। 22 की 22 से गुणा करेंगे तो R आ गया 484 ओम। वो ये कहता है कि इस बल्ब को जिसका प्रतिरोध 484 ओम है 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दें। यानी कि अब जो दिया आपको V डैश बराबर दिया है 110 वोल्ट, तब जो है बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए। यानी कि हमें उसकी जो कितनी पावर है वो फाइंड आउट करनी है। तो P डैश बराबर V डैश का स्क्वायर बटे R। V का मान है 110 का स्क्वायर और R का मान है 484, यानी कि 110 इंटू 110 बटे 484। 11 ही कम 11 0, 11 चौक 44, 4 बचेंगे फिर 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काट देंगे। 11 कम 11 10 बार और 11 चौक 44, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो P डैश बराबर हो जाएगा 100 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 0, 4 पंजे 20, यानी कि P डैश बराबर कितना हो गया 25 वाट। यानी कि उसने कहा था कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट का जो बल्ब है, हमने देखा उसका प्रतिरोध 484 ओम है। वो कहता है कि जब इस बल्ब को 110 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दें तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति की गणना कीजिए, तब बल्ब जो है वो 25 वाट की शक्ति को प्रयुक्त करेगा। अब जो इसके शेष न्यूमेरिकल इस तरह के हैं वो आप घर से किताब की सहायता से कर लेंगे। धन्यवाद।